लूसेंट फॉलो की। लूसेंट के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आप बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैं पूरा डेडिकेशन के साथ स्टार्ट किया कि मुझे इसी में रिजल्ट लेके आना है। को डेटा कंटेंट वगैरह मिल जाता है तो उसका अलग से मैं नोट्स बना लेती थी। जब सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता था तो मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं 1 या 2 मॉक दूं, जाके कोचिंग में मॉक टेस्ट देती थी। तैयारी शुरू की थी तो बहुत ज़्यादा सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। उससे भी हमारे साथ हैं रश्मि कुमारी मैम, जिनका 64th बीपीएससी में एसडीएम पोस्ट के लिए 84 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। मैम ने जॉब के साथ फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन लिया है, तो आज हम मैम के स्ट्रगल की जर्नी जानेंगे। साथ में मैम ने जॉब करते हुए, मैरिड होते हुए भी ये प्रिपरेशन की और उन्होंने कौन सी बुक्स को फॉलो किया, क्या स्ट्रेटजी बनाई थी प्रीलिम्स मेंस की, इन सब बातों को इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। बताइए और एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम रश्मि कुमारी है और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैंने बीटेक दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की है 2014 में। ओके, सो मैम अब अपने एजुकेशन बैकग्राउंड जैसे देखा जाए तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, फिर आपने क्यों यूपीएससी सिविल सर्विसेज या फिर बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए सोचा? एक्चुअली जब भी हम गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाते थे तो जब मैं गांव की कंडीशन अपनी देखती थी, वहाँ की सड़कें और वहाँ का सिचुएशन जो है, तो मुझे लगा कि अगर वहाँ पे सही में सुधार करना है तो आपको रूट कॉज को सही करना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम्स को, जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में रहते हुए थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगा कि अगर मैं सिविल सेवा का चयन करती हूँ तो उसके माध्यम से मैं लोगों के लिए काफ़ी कुछ कर सकती हूँ, तो इसलिए मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ था। ओके, सो मैम जैसे ही आप प्रिपरेशन में आए होगे तो फिर कहीं ना कहीं आपने रिसोर्सेज या फिर गाइडेंस लेना स्टार्ट किया होगा, तो स्टार्टिंग में कैसे मैम बुक्स वगैरह को कलेक्ट करने स्टार्ट किया? जी, स्टार्टिंग में जब मैंने सोचा कि प्रिपरेशन करनी है तो काफ़ी कन्फ्यूजन था, तो मैंने सबसे पहला काम जो किया वो मैंने कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट से बात की, कुछ सीनियर्स से, फिर उनसे मुझे काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली। फिर मैंने क्या किया कि अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको लेयर बाय लेयर डिसाइड किया कि पहले प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है। और जहाँ तक बात है बुक्स की, तो एनसीईआरटीज़ नॉर्मल वो तो हमें फॉलो करनी ही है। उसके बाद अगर आप स्टेट पीसीएस की बात करें, अगर बीपीएससी की बात करें, तो मैं बीपीएससी के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रही थी, तो उसके लिए मैंने लूसेंट फॉलो की। लूसेंट के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आप बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस उसका थॉरो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके मैम, सो देखा जाए मैम आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि ऐसे आपने स्टार्ट किया कि सीनियर से गाइडेंस लेने स्टार्ट किया। सो मैम आप प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि आपने प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी कैसे बनाई, स्टेप बाय स्टेप कैसे तैयारी करी? बिल्कुल, प्रीलिम्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन हमेशा बनाने चाहिए। कम से कम 10-20 साल के अगर सॉल्व पॉसिबल हो तो आप 10 to 20 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए प्रीवियस ईयर्स के। उसके बाद आप सिलेबस देखिए और उसके बाद आजकल जैसा कि ट्रेंड है, हम देख रहे हैं सभी पीसीएस एग्जामों में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आता है, तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी चैनल फॉलो कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं। पर्सनली मैंने स्टडी IQ फॉलो किया था, उसका करंट अफेयर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो कम से कम प्रीवियस 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपका अच्छा होना चाहिए। और रही बात बेसिक्स की, तो बेसिक्स के लिए आप 11th-12th के एनसीईआरटी में रिकमेंड करती हूँ। अगर आप वर्किंग है तो 11th-12th का ज़रूर करें, और अगर आपके पास टाइम है, आप स्टूडेंट हैं, तो आप 6 to 12 तक के एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। ओके, सो मैम अगर हम मेंस की स्ट्रेटजी पूछे, इसके पहले जैसे आपने अभी बताया था कि आपका ये 64th बीपीएससी आपका फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट आपने मान के दिया था, तो ये मोटिवेशन कहाँ से था कि हाँ क्लियर हो ही जाएगा और इस बार मैं एसडीएम जैसे कि आप बन गए हो? एक्चुअली क्या है कि मैं वर्किंग थी तो जॉब के साथ साथ टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। और जब मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन तो मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना 100% दूंगी और ये मान के चलूँगी कि यही मेरा फर्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट हो। और जैसा कि हुआ, तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैं पूरा डेडिकेशन के साथ स्टार्ट किया कि मुझे इसी में रिजल्ट लेके आना है। अब मैं इतना श्योर तो नहीं थी कि एसडीएम ही पोस्ट मिलेगा, बट मुझे इतना था कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगी तो रिजल्ट भी बेस्ट ही होगा, और जैसा कि हमने देखा हमें बेस्ट रिजल्ट मिला। ओके, सो मैम जैसा कि आपने जब रिजल्ट देखा होगा कि फाइनली आप सिलेक्टेड हो गए और जैसा कि आपने सोचा था, तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था, आपके फैमिली वालों का? जब रिजल्ट आया तो मैं बहुत खुश थी, और फिर मुझे काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आए, स्पेशली मेरी सिस्टर्स और गाँव की जो लड़कियाँ उनका फ़ोन आया। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मैं उन औरतों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स हूँ जो कि मैरिड हैं, जिनके जैसे मेरे खुद भी एक बेबी है, तो जिनके बच्चे हैं वो भी इससे इंस्पिरेशन लेके पढ़ सकते हैं। क्योंकि लड़कों को हमेशा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लड़कियों की शादी हो जाती है या किसी कारण से वो पढ़
पढ़ाई नहीं कर पाती, तो उनको एक मोटिवेशन मिला कि आप मैरिज के बाद भी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, आप जॉब में रहते हुए भी कर सकते हैं, इनफैक्ट आप बच्चों के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप में डेडिकेशन है कि आप कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, अपने आप के लिए एक रिकॉग्नाइजेबल पोस्ट चाहिए आपको अगर, तो आपको कंटिन्यू मेहनत करनी चाहिए। ओके, सो मैम आप वर्किंग जॉब में हो, तो थोड़ा सा जॉब के बारे में बताइए। मैं अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम कर रही हूँ और अभी मैं करंटली झारसुगुड़ा एयरपोर्ट पे पोस्टेड हूँ, जो कि उड़ीसा में है, और मैं यहाँ पे एज असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल काम कर रही हूँ। तो मेरे को एयरपोर्ट पे जितना भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वगैरह है, उसका मेंटेनेंस वगैरह ये सब देखना पड़ता है। ओके, सो अब मैम आप अपने मेंस की स्ट्रेटजी बताइए कि मेंस के लिए आपने कैसे तैयारी करी। मेंस के लिए सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा और सिलेबस को नोट डाउन किया, और ये मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि आप सिलेबस को नोट डाउन कीजिए, बिकॉज जब आप नोट डाउन करते हैं तो आप एक एक टॉपिक से गो थ्रू होते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपके आने हैं। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस खोल के देखिए, आप ये देखिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने पहले ऐसे क्वेश्चन एग्रीगेट किए टॉपिक वाइज, और फिर ये देखा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा है, मैंने उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया। और जैसा कि और ये एक ट्रेंड आता है कि अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, और जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बाद में कीजिए। और कुछ भी छोड़ने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, सिलेबस आपको पूरा करना चाहिए, बट आपको प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है सेगमेंट्स को। ओके मैम, मैंने वैसे किया। यस, ओके मैम, आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताइए और मीडियम के बारे में। मेरा ऑप्शनल जो है सोशियोलॉजी था और मेरा मीडियम था इंग्लिश। और सोशियोलॉजी के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, सबसे पहले टॉपर्स टॉक देखे खूब सारे सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले, और फिर उससे मैंने जो उनकी बेसिक्स बुक है वो पढ़ी, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगेन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर मैंने आंसर राइटिंग, क्योंकि मैं वर्किंग थी तो मैं वीकडेज तो रेगुलर कोचिंग नहीं अटेंड कर सकती थी, तो मैंने मॉक टेस्ट ज्वाइन किया और सैटरडे संडे में मॉक टेस्ट लिखती थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और मैम आंसर राइटिंग कैसे किया आपने? आंसर राइटिंग के लिए मैं क्या करती थी, मैं रेगुलर न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी, तो न्यूज़पेपर से आपको डेटा कंटेंट वगैरह मिल जाता है, तो उसका अलग से मैं नोट्स बना लेती थी। तो उसके बेसिस पे वो पॉइंट्स अगर आप अपने आंसर में डालेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और साथ में बहुत सारे आजकल तो नोट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, PDF वगैरह अवेलेबल है, तो मैंने उसको यूज़ करके फिर मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स खुद ही प्रिपेयर किए थे टॉपिक वाइज मेंस के लिए। और कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या कोचिंग या मॉक टेस्ट में ट्राई करती थी कि गिवन फ्रेम में 2 घंटे या 3 घंटे में उसे करूँ कंप्लीट। ओके, सो न्यूज़पेपर कौन सा आप रीड करते थे? न्यूज़पेपर मैं इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू कभी कभी, पर इंडियन एक्सप्रेस मैंने रेगुलरली फॉलो किया क्योंकि वो कंपैरेटिवली मुझे इजी लगता है। यस मैम, ओके, सो कहीं ना कहीं रिवीजन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो मैम, तो रिवीजन के लिए आप क्या करते हैं नॉर्मली? रिवीजन की इंपॉर्टेंस बिल्कुल बहुत होती है, और मैं कहूँगी कि अगर सिलेक्शन के लिए मेरा की रिवीजन ही रहा है, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने सोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड रखिए और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। जैसे कि करंट अफेयर हो गया या मेंस के टॉपिक्स हो गए, मैंने कम से कम 8 से 10 बार सारी चीज़ें रिवाइज की, और जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो स्टे नहीं करेगा माइंड में, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और मेरा सक्सेस का की है रिवीजन, तो रिवीजन सभी को करना चाहिए और वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन का। ओके, सो मैम टाइम टेबल के बारे में बताइए मैम, आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे स्टडी करते हुए? टाइम टेबल की बात करें तो मेरा टाइम टेबल स्टूडेंट्स के लिए उतना हेल्पफुल नहीं होगा, पर जो लोग वर्किंग हैं और साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं उनको अच्छा चांस है, वो इसको फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं एक PSU में वर्किंग थी, तो मेरा वर्किंग आवर था 9 to 6, तो मैं मॉर्निंग में जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैं फरीदाबाद में रहती थी, और मेरा जो ऑफिस था वो 2 घंटे दूर था, तो मैं मेट्रो से ट्रैवल करती थी। तो जो ट्रैवलिंग के 4 घंटे, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, वो मुझे मिल जाते थे। तो उस टाइम पर मैं ऑनलाइन सोर्सेज से, यूट्यूब वीडियोज़ से या फिर ऑनलाइन PDF मोबाइल का यूज़ करते हुए मैंने काफ़ी प्रिपेयर किया। तो वो 4 आवर्स मैंने ट्रैवलिंग का पूरा यूज़ किया रिवीजन में, प्रैक्टिस में और क्वेश्चन सॉल्विंग में। और वीकेंड्स पे जब सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता था तो मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं 1 या 2 मॉक दूं, जाके कोचिंग में मॉक टेस्ट देती थी, फिर अपना जो आंसर की है, जो आंसर सॉल्यूशन कॉपी हमें प्रीवियस ईयर वाली चेक करके मिलती थी उसको देखती थी, और फिर उसमें जो भी गलतियाँ थी उसको इम्प्रूव करती थी और अपने आंसर्स इम्प्रूव करती थी, और टाइम फ्रेम में करने की कोशिश करती थी क्वेश्चन को। ओके, और मैम इंटरव्यू के लिए आपने खासतौर पर कैसे तैयारी करी? इंटरव्यू बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप कुछ काफ़ी लोगों से ऑप्शनल से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कुछ लोगों से उनकी प्रीवियस जॉब से पूछ लेते हैं, करंट अफेयर से भी पूछ लेते हैं। तो मेरा इंटरव्यू जो था मेनली वो करंट अफेयर्स पे बेस्ड था, और मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे से जॉब रिलेटेड पूछे गए, बिकॉज मैं वर्किंग हूँ, तो मेरे जॉब प्रोफाइल से क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे। ओके, सो मैम जैसे कि आपने जब बताया स्टार्टिंग में कि जब आप तैयारी करना स्टार्ट किया था तो आपने गाँव में देखा ये प्रॉब्लम्स हैं, तो मैम अब डेफिनेटली आपका नज़रिया काफ़ी और चेंज हो गया होगा कि
अब मैं जाकर ये काम करूँगी, क्योंकि आपको एसडीएम पोस्ट मिला, पहले पता नहीं था कि कौन सा पोस्ट मिलने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग काम अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो मैम किन कोर एरियाज़ पे आप फोकस करोगे बिहार में, जैसा कि काफ़ी प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं? मेरा सबसे जो इम्पोर्टेंट एरिया जिसमें मैं काम करना चाहती हूँ वो है वुमेन एम्पावरमेंट का, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है वुमेन एजुकेशन, और इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे स्कूल आएँ, स्पेशली जो लड़कियाँ हैं। तो मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा कि मैं जाके लड़कियों को मोटिवेट करूँगी कि वो स्कूल आएँ, और जितने भी स्कूल्स मेरे एरिया में रहेंगे एज ए एसडीएम, वो सारे स्कूल में रेगुलरली इंस्पेक्ट करूँगी और इंश्योर करूँगी कि लड़कियाँ आएँ और कंफर्टेबल रहे, उनका कोई भी सेफ्टी या सैनिटेशन इशू का कोई भी उन्हें प्रॉब्लम ना रहे, और उन्हें मोटिवेट करूँगी। उनके पेरेंट्स को भी समझाऊँगी कि गर्ल एजुकेशन कितना ज़रूरी है। ओके, सो मैम एजुकेशन स्टडी करते हुए मैम आपको नॉर्मली देखा होगा, तो कौन सी प्रॉब्लम्स का ज़्यादा आपको सामना करना पड़ा है स्टडी करते हुए, क्योंकि आप वर्किंग भी थे साथ में? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है टाइम मैनेजमेंट का। आपके पास टाइम बहुत कम है और सोर्सेज बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको बहुत अपने सोर्सेज पहले लिमिटेड करने होते हैं। उस गिवन टाइम में आपको अपने सोर्सेज लिमिटेड करके फिर उन्हीं को रिवीजन करना होता है। तो मेरे को सबसे दिक्कत सोर्स सिलेक्शन में ही आई कि मुझे कहाँ से और कितना पढ़ना है। तो एक बार अगर आपने वो फिगर आउट कर लिया तो उसके बाद फिर जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। तो पहले आप फिगर आउट कर लीजिए कि आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं, कितने करने हैं, और फिर एक टाइम टेबल बना के अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंग फिर आप उसको कीजिए और रेगुलर रिवीजन करते रहिए। राइट मैम। सो नॉर्मली स्टूडेंट्स देखा होगा आपने, तो क्या गलतियां करते हैं आपके अकॉर्डिंग? मेरे जो मैंने भी गलतियां की थी, इनिशियली तैयारी शुरू की थी तो बहुत ज़्यादा सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चे। तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी इनिशियल 1 महीने, मैं भी बहुत सारे सोर्सेज कलेक्ट करके फिर बहुत सारी बुक्स जमा हो गई। तो अल्टीमेटली इरैशनली हमें जहाँ से भी जो मटेरियल मिले वो कलेक्ट नहीं करना चाहिए, वो गलत तरीका है। बच्चे जनरली यही गलतियाँ जो मैंने नोटिस की कि वो अलग 5-6 कोचिंग इंस्टीट्यूट के बहुत सारे मटेरियल जमा कर लेते हैं, पूरा भंडार हो जाता है उनके बुक्स का। तो ये सही तरीका नहीं है। आप पहले ही स्टडी कर लें, रिसर्च कर लें कि कौन से कोचिंग मटेरियल बेस्ट है, आपको एक सेलेक्ट कर लें, आप उसी को फॉलो करें रेगुलरली। क्योंकि बहुत सारे जब आप मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ते हो तो आपका टाइम वेस्ट होता है और आप रिवीजन नहीं कर पाते। राइट। तो इसके वजह से सिलेक्शन कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। ओके, सो मैम कहीं ना कहीं आपने ऐसे कुछ पॉइंट्स गेन किए होंगे जिससे आप स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हो जो 67th बीपीएससी आने वाला है। तो उन स्टूडेंट्स को अभी क्या करना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, किन जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे आपने ज़्यादा फोकस किया, इस तरीके से क्या चीज़ें करनी चाहिए? अभी 67 जैसे कि अभी नोटिफिकेशन आया है तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम होना चाहिए। तो अभी जैसे कि 2-3 महीना है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि सबसे पहले आप पिछले 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर उस पर कमांड कर लें अच्छे से, उसको खूब सारी प्रैक्टिस करें, उसका रिविजन करें। जब आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा तो आपका एक सेक्शन प्रिपेयर्ड है। उसके बाद स्टैटिक्स के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं रेगुलर, और टाइम नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। लूसेंट के ऑब्जेक्टिव की बुक आती है जो कि मुझे पर्सनली बहुत हेल्पफुल लगी, तो उससे आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको जैसे लगता है कि आपकी सपोज हिस्ट्री वीक है तो आप हिस्ट्री के उसमें आपको 300-400 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप जब वो क्वेश्चंस कर लेंगे अपने आप आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो आप सब्जेक्ट वाइज सेलेक्ट करके आप उन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इससे आपका स्टैटिक प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस 20 ईयर्स के क्वेश्चन वो मस्ट हैं, आप वो ज़रूर कीजिए। आप वो करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 1 से 1.5 साल के, और स्टैटिक्स के लिए MCQ प्रैक्टिस, ये आप ज़रूर कीजिए। और जिस भी स्टेट का आप दे रहे हैं, जैसे अगर आप बिहार का दे रहे हैं तो बिहार से रिलेटेड 1-2 बुक आप ज़रूर पढ़िए ताकि आपको बिहार की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी अच्छा खासा आइडिया हो, बिकॉज उससे भी क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने डिटेल में जर्नी शेयर करी। सो गाइज, आपने देखा कि मैम ने अपनी जर्नी को आपके साथ डिटेल में शेयर किया, साथ में उन्होंने स्ट्रेटजी भी बताई, नए स्टूडेंट्स के लिए भी बताई कि उन्हें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।